हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 4.3 में हमने कंप्लीट किया था सम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम एक्सरसाइज 4.4 में स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। तो मोस्टली आप यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं और कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सरसाइज 4.4 से। तो देखो एक्सरसाइज 4.4 का मैंने सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइस P फॉर अ डिमांड D इज गिवन एज P इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। फाइंड D फॉर विच द प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे D जो है वो डिमांड फंक्शन है, P प्राइस है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ D, यानी कि डिमांड क्वांटिटी आपको निकालना है फॉर विच द प्राइस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट अवे दिया है प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन फंक्शन को सबसे पहले आपको एक बार उसे डिफरेंशिएट करना है। तो हमें देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, आपको प्राइस दिया है 183 प्लस 120D और यहाँ पर लिखा है माइनस 3D स्क्वायर। तो आपको दिया है प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड और क्वेश्चन में मेंशन किया है कि प्राइस इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। तो प्राइस इंक्रीजिंग है तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे एक बार विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्राइस जो है देखो D का फंक्शन है, तो प्राइस D का फंक्शन है तो डिफरेंशिएटिंग P विथ रेस्पेक्ट टू D आएगा। अगर प्राइस X का फंक्शन रहेगा तो डिफरेंशिएटिंग P विथ रेस्पेक्ट टू X आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू D करना पड़ेगा हमें। तो ये आपको मिलेगा DP अपॉन देखो यहाँ पे DD इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है ईच टर्म का हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू D। तो 183 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 हो जाएगा। 120 D के साथ मल्टीप्लाइड है तो 120 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा और D का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू D आपको मालूम है 1 होता है। जैसे X का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू X 1 होता है, सेम वे D का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू D भी 1 होगा। तो हम यहाँ पर इंटू 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। तो 3 को वैसे लिखता हूँ मैं इंटू डेरिवेटिव ऑफ D स्क्वायर। तो जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 2x होता है, सेम वे D स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू D क्या आएगा, 2D आएगा। हमने यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ किया डेरिवेटिव का। तो ये हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे लिख दो 2D, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 3 2 हो जाएगा आपका देखो ये 6D। तो ये हो गया DP अपॉन DD। तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 120 माइनस 6D। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में आपको दिया है प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फॉर्मूला आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर DP अपॉन D विल बी ग्रेटर देन 0। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग दिया रहेगा तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अगर फंक्शन आपको डिक्रीजिंग दिया रहेगा तो लेस देन 0 दिखाते हैं हम लोग। अब DP अपॉन DD हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। सो दिस इज़ 120 माइनस 6D और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में D का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्म है उसे लेफ्ट साइड में ही रखो और जो नेगेटिव टर्म होता है उसे ऑलवेज हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। सो दिस इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा देखो आपका 6D। तो 6 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो 120 डिवाइड बाई 6 दिस इज़ ग्रेटर देन D। तो ये हो जाएगा आपका 20 ग्रेटर देन D।
20 ग्रेटर देन डी का मीनिंग होता है डी लेस देन 20, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर वैल्यू ऑफ डी इज, क्या लिखोगे, लेस देन, वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया हुआ है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹180 + 4x। तो ये जो 180 + 4x दिया है दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट, ठीक है। एंड देन देखो क्या लिखा है द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P = 240 - x। तो P आपको पता है प्राइस रहता है एंड x इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वो आउटपुट है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड पूछ रहा है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स देखो यहाँ पे लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे गिवन थिंग्स में क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्राइस, ठीक है, प्राइस दिया है 240 - x दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन है ये। सो प्राइस इज द फंक्शन ऑफ x दिया है, क्वांटिटी, ठीक है, या फिर डिमांड उसे हम बोल सकते हैं x को। और क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड, कॉस्ट आपको दिया है, देखो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट कितना दिया है 180 प्लस यहाँ पे लिखा है 4x। टोटल कॉस्ट को हम सी से लिख सकते हैं 180 + 4x। क्वेश्चन किसके ऊपर पूछ रहा है हमें, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू को इंक्रीजिंग बोल रहा है यहाँ पे। तो जिस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलेगा वो फंक्शन हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू बोल रहा है तो पहले रेवेन्यू फाइंड आउट करो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला है, रेवेन्यू को R से लिखते हैं हम लोग। रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी एंड व्हाट इज P हियर, P इज़ द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है x है। तो ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो हम प्राइस को P से लिखते हैं और जो डिमांड है यानी कि जो क्वांटिटी है उसे X से लिखते हैं हम लोग, समटाइम्स D से भी लिखते हैं, तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो रेवेन्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है P × X। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो रेवेन्यू इक्वल टू P तो दिया है आपको, प्राइस आपको दिया है 240 - x। दैट मीन्स 1 यूनिट का प्राइस कितना दिया है 240 - x, तो इंटू है x यूनिट का कितना प्राइस हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा फंक्शन को, तो ये हो जाएगा 240x - x² ब्रैकेट ओपन किया। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन। एक बार आपको रेवेन्यू फंक्शन मिल गया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो आपको पता है जब भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आएगा क्वेश्चन में आपको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, देखो x हो जाएगा। सो हमें मिलेगा dr/dx इज इक्वल टू, ईच टर्म का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 240x का डेरिवेटिव आपको पता ही है 240 होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² हमें मालूम है 2x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेवेन्यू, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ग्रेटर देन 0 दिखाना है। ये हो जाएगा देयरफॉर dr/dx लिखेंगे हम ग्रेटर देन 0। एंड व्हाट इज़ dr/dx, हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 240 - 2x ग्रेटर देन 0। तो मैं 240 को यहाँ पे रखूँगा और मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव टर्म को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में ऑलवेज, तो हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा। सो दिस विल बी 240, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन x। तो ये हो जाएगा, डिवाइड करो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 120 ग्रेटर देन x, या तो फिर आप लिख सकते हो x लेस देन 120। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। सो आप क्या लिखोगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 120 देन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें पूछ रहा है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग।
तो प्रॉफिट इज़ इंक्रीजिंग बोला है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट फंक्शन को ढूंढना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। और प्रॉफिट को हम पाई से भी लिखते हैं, प्रॉफिट का नोटेशन हम पाई भी लिखते हैं, आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो प्रॉफिट को मैं यहाँ पे पाई से डिनोट कर रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू हमने कितना निकाला है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन देखो हमने यहाँ पे निकाला था सिंप्लीफाई करके, दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। तो ये हो जाएगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन देखो यहाँ पे दिया है 180 प्लस 4x, यहाँ पे लिखा है मैंने 180 प्लस 4x। तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 4x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो प्रॉफिट पाई इज इक्वल टू दिस इज 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 और ये देखो हो जाएगा आपका माइनस 4x। सिंपली हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। सो प्रॉफिट फंक्शन पाई इज इक्वल टू 240x और ये देखो माइनस 4x है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 236x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये देखो आपका माइनस 180 है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड प्रॉफिट फंक्शन है। एक बार आपको प्रॉफिट फंक्शन मिल गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग है तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा, बिकॉज प्रॉफिट पाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी पाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 236x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 236 होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी आपको पता है 2x होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ 180 मालूम है आपको कांस्टेंट 0 होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का। अब क्वेश्चन में आपको पहले से दिया है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, हम खुद से नहीं लिख रहे हैं, ये प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग गिवन है। सो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, रूल तो आपको पता है डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा देखो आपका 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 आएगा। सॉल्व करेंगे। सो 236 लेफ्ट साइड में रखो, नेगेटिव क्वांटिटी को राइट साइड में लेकर के जाओ, तो ग्रेटर देन ये हो जाएगा आपका 2x, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा और ये देखो 2 1 जा और ये 2 8 जा ग्रेटर देन x, या तो फिर आप इसे लिख सकते हो x लेस देन 118। तो ये देखो हमारा आंसर हो गया है। तो प्रॉफिट इंक्रीज कभी होगा, व्हेन क्वांटिटी, दैट मीन्स क्वांटिटी सोल्ड विल बी लेस देन 118। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ना देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स इज सी इक्वल टू दिया है 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वांटिटी x आपको निकालना है। कंडीशन है फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग दिया है और सेकेंड पार्ट में दिया है कि व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और सेकेंड पार्ट में आपको पूछ रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग दिया हुआ है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। तो मैं गिवन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। देखो हमें यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया है c इक्वल टू 47x प्लस देखो यहाँ पे लिखा है 300x स्क्वायर और ये माइनस देखो आपको दिया है x रेज टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट निकालना होता है, रेवेन्यू पूछेगा तो रेवेन्यू निकालना होता है। बट यहाँ पर जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा हुआ है वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। तो एवरेज कॉस्ट को देखो हम ऐसे भी लिखते हैं, सी सफिक्स में ए लिखते हैं। सी सफिक्स में ए का मीनिंग होता है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है c अपॉन एक्स। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सी फंक्शन आपको दिया ही है, यहाँ पे फंक्शन आपको दिया है 47x
और ये प्लस 300 देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस आपको x⁴ दिया हुआ है, देन डिवाइडेड बाय ईयर। x क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब एवरेज कॉस्ट फंक्शन को डिक्रीजिंग बोला हुआ है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमें u/v रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस आई कैन राइट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, ईच टर्म में देखो x कॉमन है, तो अगर मैं x को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 47 प्लस 300x बचेगा और माइनस ये हो जाएगा आपका x⁻³ और ये डिवाइड में देखो आपका x हो जाएगा। सो दिस x एंड दिस x विल गेट्स कैंसल्ड, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 47 प्लस 300x और ये माइनस x⁻³ बचा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, एवरेज कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एवरेज कॉस्ट, हाँ एवरेज कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग लिख दो, सिंस एवरेज कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग। तो जब भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो गिवन फंक्शन को एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो DCA डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, DCA/dx। राइट हैंड साइड ईच टर्म का मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा। तो 47 कांस्टेंट है, नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पता ही है आपको। 300x, तो 300 एज इट इज़ रहेगा, इंटू x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस x⁻³ का डेरिवेटिव, तो हम x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x⁻n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁻n-1, तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा दिस वे। तो हमें क्या मिला देखो यहाँ पे, DCA/dx इज इक्वल टू मिल गया है 300 माइनस 3x² मिल गया दिस वे। अब क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिंस एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। सो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मेथड आपको पता है, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो डेरिवेटिव को मोर देन 0 दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर DCA/dx हम मोर देन 0 दिखाएंगे और DCA/dx का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 300 माइनस 3x² और ये मोर देन 0 दिखाना है आपको, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 300 मोर देन पॉजिटिव 3x², 3 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्रेटर देन x² हो जाएगा। 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, ग्रेटर देन x², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, 10 ग्रेटर देन x मिलेगा। प्लस माइनस नहीं लिख सकते हम, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा ऑलवेज, बिकॉज x यहाँ पे क्वांटिटी है। सो देयरफॉर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 10, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो आप आंसर क्या लिखोगे वर्ड में, when value of x is less than 10 average cost is increasing। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तो सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एवरेज कॉस्ट, हाँ तो यहाँ पे लिख दो आप सिंस एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, हाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है सेकंड पार्ट में, सिंस एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, रूल आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा DCA/dx लेस देन 0 दिखाना पड़ेगा और DCA/dx हमने यहाँ पर देखो निकाला हुआ है 300 माइनस 3x², ये हो जाएगा 300 माइनस 3x² लेस देन 0, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 300 लेस देन पॉजिटिव 3x², 3 आकर के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज 100 लेस देन x², ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर लेस देन x² हो गया, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो दिस यू विल राइट 10 लेस देन x, या फिर आप इसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन 10, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग क्वांटिटी x विल बी ऑलवेज मोर देन 10।
तो ये क्वेश्चन भी देखो हमने सॉल्व कर दिया। सो देखो मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का टोटल इसमें 3 सब क्वेश्चन है, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया है 5। तो पहले मैं गिवन थिंग्स लिखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम आर सफिक्स में एम लिखते हैं, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू का नोटेशन है। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। गिवन थिंग्स में क्या दिया है, इफ़ द एवरेज रेवेन्यू इज़ 45, तो हम एवरेज रेवेन्यू को आर सफिक्स ए से लिखते हैं। एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू आपको दिया है 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 5 दिया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये नोटेशन है, इसे हम रीड करते हैं ईटा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 5 दिया हुआ है। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। ऑलवेज रिमेंबर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिटवीन दीज 3 क्वांटिटी देयर इज अ रिलेशन। एक फॉर्मूला है इसका, मैं फॉर्मूला देखो मेंशन करता हूँ। फॉर्मूला इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू इनटू ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मार्जिनल रेवेन्यू हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा। व्हाट इज़ एवरेज रेवेन्यू, आपको 45 दिया है इनटू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो आपको 5 दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर 45 इंटू 1 - 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 - 1 4/5 मिलेगा, और 4/5 अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो 5 × 9 9 4 देखो 36 आंसर आएगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिल गया हमें, 36 यूनिट मिल गया, दिस मच। बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है। अब इसका देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस। तो प्राइस पी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हमें, ठीक है। इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 28, तो हमें आर एम का वैल्यू दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 3 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ईटा इज इक्वल टू 3। आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है और प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है। देखो यहाँ पे सिंस एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी कि सेम फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पर, मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ, आर एम इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू आपको 28 दिया है। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो हमें यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2/3। हमें पी का वैल्यू चाहिए, तो 28 3 यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू पी। सिंप्लीफाई करो तो 28 डिवाइड बाई 2 करोगे 14 आएगा, और 14 इंटू 3 किया तो 42 आएगा, ठीक है। तो प्राइस कितना मिल जाएगा, ₹42 मिल जाएगा। ये भी देखो आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सेकेंड भी हो गया। नाउ थर्ड वन देखो क्या दिया है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 50 एंड प्राइस कितना दिया है 75। तो मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे लिखता हूँ। हमें दिया है, देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ, आर एम का वैल्यू कितना दिया है 50 एंड प्राइस हमें दिया हुआ है, यानी कि पी का वैल्यू दिया है कितना, ₹75। क्वेश्चन इज फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे हम ईटा से लिखते हैं, यही फाइंड आउट करना है आपको। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपको 50 दिया है, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, तो प्राइस हमें कितना दिया है 75, 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। ये 50 है, 75 वहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो लेफ्ट साइड में आकर के ये देखो आपका डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 50 और 75 कैंसिल करेंगे तो 25 के टेबल में जाएगा, 25 2 जा 25 3 जा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। -1 अपॉन ईटा है, तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन
ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 यहाँ पर जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा। सो दिस इज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मिल जाएगा 3 दिस वे। तो जो हमने ये 3 सब क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमने सेम रिलेशन यूज किया है, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जस्ट आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक आपको नोट ध्यान में रखना है, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइस, ये ध्यान में रखना है आपको, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस बोथ आर सेम। तो हमने 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रहा है, इफ द डिमांड फंक्शन इज डी इज इक्वल टू है p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस p इक्वल टू 4। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू होता है माइनस p अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। ये देखो एक फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जब आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको डी डी अपॉन डी पी निकालना पड़ेगा। डी डी अपॉन डी पी क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग डी विथ रेस्पेक्ट टू पी करना होगा हमें, तब आपको ये डी डी अपॉन डी पी आएगा। ऑल राइट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। तो हमें देखो यहाँ पे फंक्शन दिया है डिमांड फंक्शन p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3। आपको पता ही है d जो है वो क्वांटिटी होता है और p प्राइस होता है। तो हम क्या करेंगे, डिमांड जो है प्राइस का फंक्शन है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू हम p करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो डी डी अपॉन डी पी हो जाएगा। राइट हैंड साइड p का फंक्शन है और ये रैशनल फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन का डिवीजन है। तो जब भी दो फंक्शन का डिवीजन होता है तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का रूल आपको पता है, हम u अपॉन v यानी कि डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो जो न्यूमरेटर है उसे हम u लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसे हम v एज्यूम कर लेते हैं। ये न्यूमरेटर को हम u एज्यूम करते हैं और जो ये डिनोमिनेटर है इसे हम क्या लेते हैं v। तो रूल्स तो आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले v आता है यानी कि p माइनस 3 इंटू लिखते हैं हम d बाई डी पी ऑफ u आएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर, फिर माइनस u आएगा दैट इज p प्लस 6 इंटू d बाई डी पी ऑफ v आएगा, दैट मीन्स p माइनस 3 और अपॉन टोटल आता है v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से बाहर कर लो आप, उसके बेस पे सम पूरा सॉल्व होता है। ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, p माइनस 3 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है तो p माइनस 3 एज इट इज रहेगा इंटू देखो ब्रैकेट में d बाई डी पी ऑफ p प्लस 6। तो p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p आपको मालूम है 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 आएगा और 6 का 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0, ठीक है, माइनस ये p प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज इसके पहले डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया है, इंटू देखो यहाँ पे सेम वे p माइनस 3 का डेरिवेटिव, तो p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 आएगा और माइनस 3 का 0, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय अपॉन का जो टर्म है उसे कुछ चेंज नहीं करना होता है, हम उसे एज इट इज़ लिखते हैं। देखो यहाँ पे p माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर का टर्म है उसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा देखो हमारा डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू p माइनस 3 को 1 से इंटू किया तो सेम थिंग p माइनस 3 आएगा और p प्लस 6 को 1 से इंटू किया तो p प्लस 6 आएगा, बट यहाँ पर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस p और ये माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर p माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस p और ये माइनस p तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलता है देखो यहाँ पे डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाय p माइनस 3 का देखो ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया डी डी अपॉन डी पी, इसे हम मार्जिनल डिमांड भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो ये हो गया आपका डी डी अपॉन डी पी। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला देखो मैंने पहले से ही लिख दिया है, फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन डी इंटू हम लिखते हैं डी डी अपॉन डी पी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी फिलहाल वैसे ही रहेगा अपॉन डी, डी की जगह भी पूरा डिमांड फंक्शन आएगा, ये पूरा आपका देखो डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया है। तो डी के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हो, p प्लस 6 अपॉन देखो यहाँ पर p माइनस 3 और बीच में इंटू है तो इंटू रहेगा। डी डी अपॉन डी पी देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है डी डी अपॉन डी पी, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। सो दिस इज -9 डिवाइडेड बाय p माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या। ये p माइनस 3 अपॉन में है और ये p माइनस 3 मल्टीप्लाइड में है, तो ये 1p माइनस 3 आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी इंटू -9, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9p हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा और 9 इंटू पी तो 9p हो जाएगा। डिवाइड बाई देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका p प्लस 6 बच रहा है और यहाँ पर इंटू क्या बच रहा है देखो आपका p माइनस 3। तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। बट क्वेश्चन एक बार ठीक से रीड कर लो। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस p इक्वल टू 4। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस p इक्वल टू 4, तो जस्ट आप p का वैल्यू 4 पुट कर दो, तो मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल दूंगा। So I will write here when price p equal to 4, elasticity of demand eta is equal to, everywhere p का वैल्यू 4 पुट करना है हमें। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 4 प्लस ये आएगा 6 आपका इंटू देखो ब्रैकेट में 4 माइनस 3। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 9 4 जा देखो 36 हो गया, 6 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 10 और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। सो ईटा इज इक्वल टू 36 अपॉन 10। 36 अपॉन 10 को आप रिड्यूस भी कर सकते हो 2 से 18 और ये 5 हो जाएगा, या तो अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, ईटा इज इक्वल टू 3.6 आएगा। दोनों भी आंसर आपका राइट रहेगा। आइदर यू राइट इन फ्रैक्शन और यू राइट इन डेसिमल, बोथ आर करेक्ट। तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3.6 और वी कैन से 18.5। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है ये। तो हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी एक्सरसाइज 4.4 का देखो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क का ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो मैंने लिया है एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन है फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। पता है आपको क्या रहता है ये? एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देन एमपीएस क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, देन एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड व्हाट इज एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये टर्म्स का मीनिंग हो गया। ठीक है, इफ़ द एक्सपेंडिचर देखो ईसी दिया है, ईसी मीन्स एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन विथ इनकम आई इज गिवन एज। तो इनकम को आई से डिनोट किया है, समटाइम्स इनकम को एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं वो लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन दिया है पर्सन का 0.003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 इंटू आई व्हेन आई इक्वल टू 1000। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का जो फंक्शन दिया है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईसी आपको कितना दिया है 0.003 और इंटू देखो यहाँ पर आपको आई का स्क्वायर, इनकम का स्क्वायर दिया है, प्लस यहाँ पर 0.075 इंटू देखो यहाँ पर इनकम दिया है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एमपीसी, उसके बाद आएगा आपका एमपीएस, देन हम फाइंड आउट करेंगे एपीसी और उसके बाद आता है एपीएस। ऑर्डर में सॉल्व करते हैं हम इसे। तो एमपीसी का मीनिंग होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो यहाँ पे आपका वर्ड आ गया है मार्जिनल,
और जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा मतलब हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है गिवन फंक्शन का, तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई हो जाएगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में आई का फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा डी ई सी अपॉन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नोटेशन, डी आई लिखेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैं ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो देखो 0.003 ये एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल आई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, तो इसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, सेम वे आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई हो जाएगा, दिस विल बी 2y और ये प्लस हो जाएगा। 0.075 इंटू आई है तो 0.075 कांस्टेंट वैसे ही रहने वाला है आपका, इंटू आई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई आपको पता है 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम वे आई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई भी 1 होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें सिंप्लीफिकेशन क्या मिला है, और ये हमने क्या निकाला है डी ई सी अपॉन डी आई। डी ई सी अपॉन डी आई का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, और ये जो क्वांटिटी है ना इसे हम बोलते हैं एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डी ई सी अपॉन डी आई को रिप्लेस करके आप वहाँ पर एम पी सी भी लिख सकते हो, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ये सिंप्लीफाई करो, 0.003 इंटू 2 कर दो तो ये हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटू आपका आई एज इट इज़ रहेगा, प्लस 0.075 इंटू 1 तो एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया MPC, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड MPC व्हेन इनकम इज़ 1000। तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन इनकम दैट इज़ I इज इक्वल टू 1000, तो MPC का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली क्या करना है I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 1000, तो हमें क्या मिलेगा 0.00, यहाँ पर देखो 6 है और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है आपको 1000, फिर प्लस देखो आपका ये 0.075 एज इट इज़ रहेगा। सो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, देखो 0.0006 है और यहाँ पे 000 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 30 यहाँ पर देखो, तो ये 30 है ना, तो आपका जो डेसिमल है वो 30 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो ये डेसिमल आपका यहाँ पे 6 के पहले आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 0.6 आ जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, प्लस देखो 0.075, सो दिस विल बी MPC इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 0.675 मिलेगा। देखो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, MPC दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट हम निकालेंगे MPS, बहुत ही ईजी है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस MPC प्लस MPS इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप ध्यान में रखो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम देखो MPS निकाल सकते हैं, MPS इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस दिस इज MPC, तो ये हो जाएगा MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC कितना निकाला है 0.675, तो ये हो जाएगा MPS इज इक्वल टू 1 में से हम 0.675 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.325, सब्ट्रैक्शन करके आप चेक कर लो दिस वे। MPC हो गया, MPS हो गया, अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे APC। तो APC का हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, APC का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन अपॉन इनकम, ये फॉर्मूला होता है। सो देखते क्या मिलेगा, ये APC इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का फंक्शन देखो यहाँ पर दिया है आपको क्वेश्चन में, उसका वही वैल्यू लिखेंगे हम, तो ये जाएगा 0.003 इंटू देखो यहाँ पर है ये आई स्क्वायर प्लस 0.075 इंटू आई है, और ये टोटल डिवाइड बाई क्या करोगे आप यहाँ पर आई, फर्स्ट टर्म में भी आई है और सेकेंड टर्म में भी आई है, तो मैं आई को कॉमन लेकर के ये आई से कैंसिल करूँगा, तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली देखो यहाँ पर APC इज इक्वल टू 0.0003 है, और यहाँ पर इंटू 1 आई आपका चला जाएगा, और ये प्लस देखो 0.075 आई निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 0.075,
और जो हमने आई कॉमन लिया न्यूमरेटर में वो इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये भी आपका निकल जाएगा आई डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका APC। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल दिस थिंग्स व्हेन इनकम आई इक्वल टू 1000। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे व्हेन आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1000, तो ये हो जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 0.003 मल्टीप्लाई कितना करोगे आप यहाँ पर 1000, फिर प्लस है 0.075, देखते कितना आता है। तो 0.003 इंटू 1000 है तो 30 है, तो डेसिमल आपका 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0.3 प्लस और ये 0.075। सो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0. हमें यहाँ मिलने वाला है 375, ये मिल गया। तो व्हाट इज़ APC? APC इज 0.375 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो क्या क्या हमने निकाल लिया, हमने MPC निकाल लिया, MPS हो गया, APC हो गया। अब APC को यूज़ करके हम APS निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है सिंस APC प्लस होता है APS इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बाय हार्ट कर लो। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो APS इज इक्वल टू 1 माइनस आपको मिलेगा APC, तो APS इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज़ APC? APC हमने निकाला है 0.375। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा APS इज इक्वल टू 0.625 मिल जाएगा। वेरी सिंपल इट इज़। तो ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, बहुत इजीली आपको आ जाएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो आप। तो हमने देखो एक्सरसाइज 4.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसे भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 4.4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ था, मैंने सारे वीडियोस बना करके दे दिए आपको। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, 3rd चैप्टर डिफरेंशिएशन एंड 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के ऊपर जो वीडियो लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि 5th चैप्टर। तो जैसे आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन पूरा कवर कर रहा हूँ, सो दैट आपका जो एंटायर सिलेबस है मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का पूरा रिविजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा इंटीग्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज 5.1, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।